नमस्कार दोस्तों। निष्ठा 2020-21 के ऑनलाइन सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 18 के अंतर्गत बात करेंगे बाल यौन अपराध संरक्षण पॉक्सो के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि बच्चे के क्या-क्या अधिकार हैं और राज्य सरकार उन अधिकारों के प्रति कितनी उत्तरदायी है। हमारे इस सत्र का नाम है बच्चों और बच्चों के अधिकारों की समझ। इस सत्र में हम एक बच्चे के बारे में जान पाएंगे और उन बच्चों के अधिकारों के बारे में भी जान पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि बच्चों के कौन-कौन से मौलिक अधिकार हैं और उन्हें समाज में कौन-कौन से अधिकार दिए हैं। इन सब बातों के साथ हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। इस सत्र के प्रशिक्षण अधिगम प्रतिफल निम्न प्रकार हैं। हम आशा करते हैं कि इस प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागी बच्चे को सही तरीके से परिभाषित कर सकेंगे, बच्चों की आवश्यकताओं और उनके अधिकारों के बारे में जान सकेंगे, बच्चों के लिए बनाए गए संविधान के नियमों और कानूनों के बारे में जान सकेंगे, बच्चों की आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर कर सकेंगे। बचपन शायद जीवन का वो चरण है जिसे हम में से ज्यादातर लोग एक मुस्कुराहट के साथ याद करते हैं। यदि आपसे आंखें बंद करने को कहा जाए और कहा जाए कि अपने 10 से 12 साल की उम्र की बातें बताइए, तो आपकी उम्र में सबसे पहले आएगा एक परिवार के साथ की हुई यात्रा, या फिर कुछ दोस्तों का साथ जिनके साथ आप खेलते थे, या फिर कोई पसंदीदा भोजन जिसे आप बहुत पसंद करते थे। लेकिन हम में से सबके साथ ये नहीं है। कुछ लोगों के साथ बचपन कुछ दर्द से जुड़ा है, कुछ ऐसी भावनाओं से जुड़ा है जिसे वो किसी को बताने में शर्म महसूस करते हैं। कुछ लोगों के साथ ये सब चीजें बिल्कुल अलग हैं। मुझे आपसे एक सवाल पर विचार करना है। क्या आपको लगता है कि इन बच्चों के भी कुछ अधिकार हैं? एक परिवार के बच्चों को वो सब मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन बच्चों के पास कोई आवाज नहीं है? यदि आपको लगता है कि उनकी राय पूछी नहीं जाती है और आप जानना चाहते हैं बच्चों के और अधिकार कौन कौन से हैं, तो हम इस सत्र में आपको उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। इस खंड में हमारा उद्देश्य रहेगा कि आप समझें बच्चा कौन है, उसके क्या अधिकार हैं और बच्चे से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सत्र की शुरुआत करते हैं। मैं बच्चा हूँ, 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 मैं बच्चा हूँ। मैं भी बच्ची हूँ, मैं भी बच्ची हूँ, मैं भी बच्ची हूँ। आपकी समझ में बच्चा कौन है? जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो निश्चित ही आपके मन में कई प्रतिक्रियाएं आती हैं, जिनमें सबसे पहली है बच्चा वो है जो माँ की गोद में रहता है, या फिर बच्चा वो है जो निर्णय लेने में परिपक्व नहीं है, या फिर बच्चा वो है जो 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। इन सब प्रश्नों पर आइए हम आगे चर्चा करते हैं और समझते हैं कि वास्तव में बच्चा कौन है। बच्चा समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए बच्चे की परिभाषाएं भी हम समाज के अनुसार ही जानते हैं। सबसे पहले माता पिता के अनुसार। माता पिता के अनुसार बच्चा वो है जो अपनी हर आवश्यकता के लिए उन पर या दूसरों पर निर्भर रहता है। एक शिक्षक के अनुसार बच्चा वो है जिसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, इसलिए समाज के अनुसार बच्चा वो है जिसे सामाजिक नियम और कायदों की समझ नहीं है। इन सारी परिभाषाओं के अतिरिक्त अब हम कुछ वैधानिक परिभाषाओं पर भी चर्चा करेंगे कि बच्चा वास्तव में कौन है। यदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे की परिभाषा के बारे में बात की जाए, तो कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जिसका अर्थ है यदि कोई व्यक्ति 17 वर्ष 364 दिन का है, तो अभी भी वो एक बच्चे के रूप में माना जाएगा, वो एक वयस्क के रूप में नहीं माना जाएगा। बच्चे की इस परिभाषा को सार्वभौमिक रूप से माना गया है और ये परिभाषा UNCRC ने दी है। इसी परिभाषा को भारत की किशोर न्यायालय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 ने भी अपनी मान्यता प्रदान की है।
यदि हम बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में विचार करें तो बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका खाना, उनके कपड़े और उनका रहना। ये बच्चे की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों की आवश्यकताओं और उनके अधिकारों के बारे में। आवश्यकताएं बुनियादी हो सकती हैं, अस्तित्व के लिए आवश्यक हो सकती हैं या वे आकांक्षात्मक हो सकती हैं जो उन्हें एक इच्छा बनाती है। सभी चाहने वाले किसी न किसी जरूरत से जुड़े रहते हैं, लेकिन ये जरूरत उनकी बुनियादी जरूरत नहीं हो सकती है। बच्चों को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें रोज पकाए जाने वाले और खिलाए जाने वाले नए व्यंजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मात्र एक इच्छा है। आवश्यकता और पूर्ति किसी के लिए कर्तव्यों या दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं। विशेष रूप से राज्य या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रकार हमें आवश्यकता और इच्छा के बीच में एक अंतर व्यक्त करना चाहिए। बच्चों की दूसरी आवश्यकता है वस्त्र। तन ढकने के लिए वस्त्र बहुत जरूरी है, लेकिन उनको आकर्षक कपड़े पहनाना या उनको ना पहनाना ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसीलिए तरह बच्चे की तीसरी आवश्यकता में आता है घर। बच्चे को एक घर की बहुत जरूरत होती है। बच्चा अपने माँ बाप के साथ उस घर में रहता है और सामाजिक नियम कायदों को सीखता है। ये बच्चे को मिले हुए विशेष अधिकार हैं। हमें अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनको महसूस करना चाहिए, क्योंकि अधिकार हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। ये मूल अधिकार जैसे भोजन, वस्त्र और घर ये वयस्कों को भी मिलते हैं, लेकिन बच्चे संवेदनशील होते हैं और इसीलिए उन्हें एक और अतिरिक्त अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसे सुरक्षा का अधिकार कहा जाता है। इन सब चीजों में अगर हम ध्यान से देखें तो भोजन बच्चे की आवश्यकता है और उसका अधिकार भी। इसी प्रकार अच्छे वस्त्र भी बच्चे का अधिकार है। बच्चे की आवश्यकता घर की भी होती है और उसके साथ साथ सुरक्षा की भी। राज्य सरकार और हमारी ये जिम्मेदारी है कि बच्चे को जो आवश्यक चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, वो उसे प्राप्त हों और उसके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। अच्छा बलदेव जी, आपके बच्चों की उम्र क्या है? छोटा बेटा 4 साल का, उससे बड़ी बेटी 7 साल की और उससे बड़ी बेटी 12 साल की। सबसे बड़ा बेटा 15 साल का। फिर तो बच्चे स्कूल जाते होंगे, है ना? क्या करेंगे जी स्कूल जाकर? बेटियां थोड़ी बड़ी हो जाए उनकी शादी कर देनी है। बेटों ने तो मेरे साथ खेती ही करनी है ना। पर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता पिता का फर्ज है और बाल अधिकार भी। बाल अधिकार? ये क्या होता है जी? अरे बलदेव, यही समझाने तो मैडम जी आए हैं आज। बाल अधिकार यानी बच्चों के अधिकार। बच्चे तो बच्चे होते हैं जी, उनके कौन से अधिकार हो सकते हैं? यही गलतफहमी तो दूर करनी है। जिस तरह सरकार ने बड़ों को अधिकार दिए हैं, बच्चों को भी अधिकार दिए हैं। इसका मतलब अब बच्चे भी वोट डाला करेंगे? भाई साहब, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। चलिए विस्तार से बात करते हैं। अरे देखिए, सुनील जी और पवन जी भी आ गए। नमस्कार नमस्कार। आइए मास्टर जी। नमस्ते जी। बैठिए। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए। मीनाक्षी जी, आपने बच्चों को लाने के लिए कहा था, मैं बच्चों को ले आया। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते बेटे, नमस्ते। हम लोग बाल अधिकार की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है बच्चा कौन होता है? बच्चा जी अम्मू है, जी अमन है। ऐसे ही होते हैं बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और उनके लाडले होते हैं। अच्छा बलदेव, ऐसे तो तू भी अपनी माँ के साथ रहता है और माँ का लाडला भी है। भाई इस हिसाब से तो तू भी अपनी माँ का बच्चा ही हुआ ना। चलिए, ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन बच्चे की परिभाषा क्या होती है? चलिए मैं बताती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1989 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड मतलब UNCRC को अपनाया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बच्चों के अधिकारों को प्रमाणित भी करता है। सन 1992 में अपने देश भारत ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। इसके अनुच्छेद 1 के मुताबिक 18 वर्ष से कम आयु का मनुष्य बच्चा होता है। जाने अनजाने में
बड़े ही बच्चों पर जुल्म करते हैं और माँ बाप भी उनकी भलाई के लिए सही निर्णय नहीं ले पाते। घर की गरीबी का असर बच्चों पर पड़ता है जिसमें उनका कोई दोष नहीं होता और इसी कारण अक्सर बच्चे जोखिम भरी जगहों पर काम कर लेते हैं और शोषण का शिकार हो जाते हैं। कई बार बच्चों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा भी नहीं मिल पाती। हमें उनके बचपन को सहेजना और संवारना चाहिए। दीदी, ये तो बहुत जरूरी बातें हैं। मुझे अपने अधिकारों के बारे में और जानना है। मैं तुम्हें बताता हूँ। मुख्य रूप से बाल अधिकारों को 4 भाग में बांटा गया है। पहला, जीने का अधिकार। ये अधिकार बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाता है। इस अधिकार के मुताबिक हर बच्चे को अधिकार है कि वो जन्म ले और अपने जीवन की हर सुख सुविधा को प्राप्त करे, जैसे कि रहना, खाना पीना और समाज में अपना सर उठा के जीना। दूसरा अधिकार है सुरक्षित रहने का अधिकार। हर बच्चे को अधिकार है कि वो सुरक्षित हो, उसके साथ कोई भी अत्याचार या दुर्व्यवहार ना हो। तीसरा, सहभागिता का अधिकार। हर बच्चे को अधिकार है कि वो अपने जीवन के अहम फैसले लिए जाते समय अपनी बात रख सके तथा अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलजुल सके। और चौथा, विकास का अधिकार। बच्चे को ये भी अधिकार है कि वो पढ़े, खेले कूदे और अपना बचपन भरपूर जिए और सब उससे प्यार करें और उसके विकास में अपना अपना सहयोग दें। हर एक बच्चे को ये अधिकार है कि वो इस दुनिया में जन्म ले, बड़ा हो, सुरक्षित रहे और अपने मन और दिल के विचारों को पूर्ण रूप से सबके सामने प्रकट कर सके। इससे बच्चा आत्मविश्वासी और हिम्मती बनेगा और उसमें जिंदगी की हर मुश्किलों को सुलझाने का हुनर होगा और वो हर एक बात के अच्छे और बुरे पहलू को देखकर उसे अपनी जिंदगी में उसी हिसाब से अपनाएगा। पर हमारे गांव में तो कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और कुछ तो काम में भी लगे हुए हैं। सरपंच जी, आप एक जिम्मेदार नागरिक, सरकार के प्रतिनिधि और गांव के मुखिया होने के नाते इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों का दाखिला करवाने में हमारी मदद भी कर सकते हैं। ये बात तो हम सब जानते ही हैं। अधिकारों के प्रति जागरूकता पहले अपने घर और गांव से ही शुरू होती है। ये बात हमारी नजर से छूट गई कि इस तरह बच्चों की और भी समस्याएं हो सकती हैं। पर हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? सरपंच जी, हम अपने गांव में बाल संरक्षण समिति का गठन कर सकते हैं। बाल संरक्षण समिति? जी हाँ, बाल संरक्षण समिति जो कि बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ती है और उन्हें एक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करवाने में सहायक होती है। बाल संरक्षण समिति समुदाय पर आधारित बाल संरक्षण तंत्र है जिसकी स्थापना पूरे देश में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 और समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत की गई है, जो बच्चों को उनके अधिकार दिलवाने का निरंतर प्रयास करती है। इसके अलावा सरकार द्वारा बाल अधिकारों की सुरक्षा तथा निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की स्थापना की गई है। अगर आप किसी बच्चे पर अत्याचार होते हुए देखें तो लोकल पुलिस को जरूर बताएं और अगर किसी बच्चे को अत्याचार सहते हुए देखें तो जिले में स्थित चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को इस बारे में जरूर सूचित करें। अगर हम सब मिलकर ये प्रण कर लें कि अपने घर और गांव से ही बच्चों और उसके माता पिता को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक और शिक्षित करेंगे तो हम एक दिन बच्चों का हक दिलाने के लिए कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर से मिलेंगे और किसी नए विषय पर विचार विमर्श करेंगे। आइए अब हम यूएनसीआरसी को जान लेते हैं। यूएनसीआरसी की फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता कहा जाता है। ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो हर बच्चे की नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की स्थापना करना चाहता है, चाहे उन बच्चों की जाति, धर्म या योग्यता कुछ भी हो। यूएनसीआरसी के कुल 54 लेख हैं। इनमें से 1 से 41 तक ये परिभाषित किया गया है कि बच्चे के क्या क्या अधिकार हैं और 41 से 54 तक
इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को परिभाषित किया गया है। यूएनसीआरसी में परिभाषित अधिकारों को मुख्यतः 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है, जिनको अब हम आगे जानेंगे। अब हम बात करते हैं बाल अधिकारों की 4 व्यापक श्रेणियों के बारे में। यूएनसीआरसी ने बच्चों की 4 जो व्यापक श्रेणियां बनाई हैं, उनमें सबसे पहला है अस्तित्व का अधिकार। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है विकास का अधिकार। इसके बाद तीसरे नंबर पर सहभागिता का अधिकार और चौथे नंबर पर आता है सुरक्षा का अधिकार। यूएनसीआरसी ने बाल अधिकारों की इन 4 श्रेणियों में सबसे ज्यादा काम किया है और सबसे ज्यादा परिभाषित किया है। अस्तित्व, विकास, सहभागिता और सुरक्षा के अधिकार के बारे में अब हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्तित्व के अधिकार की। इसको जीने का अधिकार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हर एक बच्चे को जीवन का अधिकार मिला हुआ है, जो अस्तित्व के लिए सबसे बुनियादी चीजें जैसे कि पोषण, आश्रय, पर्याप्त जीवन स्तर और चिकित्सा सुविधा को मुहैया कराना है। अस्तित्व के अधिकार के अंतर्गत हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उसके भोजन में कोई भी कमी ना रहे, जो भोजन उसके लिए आवश्यक है उसकी पूर्ति उसे की जाए। इसी प्रकार उसके लिए आश्रय की व्यवस्था की जाए, रहने की व्यवस्था की जाए जहां वो सुरक्षित रूप से रह सके। उसके लिए एक पर्याप्त जीवन स्तर अर्थात उसके लिए सारी मूलभूत सुविधाएं जो घर में होनी चाहिए वो दी जाएं, जिससे वो सुचारू रूप से विकसित हो सके। और अंततः उसकी चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए सरकार ने हर एक बच्चे को निश्चित टीकाकरण की सुविधा भी प्रदान की है। ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बच्चे के अस्तित्व का ध्यान रखें और उन्हें पूरी पोषण, आश्रय, जीवन स्तर और चिकित्सा की सुविधा मिल रही है या नहीं, इस बात पर वो ध्यान दें। अब आता है विकास का अधिकार। हर एक बच्चे को विकास का पूर्ण अधिकार है, जो बच्चे को उसकी पूरी क्षमता का पता लगाने में मदद करता है। इसमें सबसे जरूरी है शिक्षा। बच्चे को शिक्षा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, जिससे वो अपने जीवन में प्रगति कर सके। इन अधिकारों में अगला आता है खेल। बच्चे को खेलने के साथ साथ अवकाश का भी अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार बच्चे को सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए और साथ ही साथ उसके विवेक की पहुंच भी रहनी चाहिए। बच्चे को हर एक सूचना की पहुंच भी मिलनी चाहिए कि बच्चे के क्या क्या अधिकार हैं और सरकार उनके लिए क्या क्या कार्य कर रही है। बच्चे के निश्चित विकास के लिए उसके विचार की स्वतंत्रता को भी प्रमुखता प्रदान की जानी चाहिए। बच्चे को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए और बच्चे की बात सुनी भी जानी चाहिए। इन सब बातों पर भी एक राज्य सरकार को काम करना होता है। बच्चे की धार्मिक स्वतंत्रता से कोई भी खिलवाड़ ना हो। बच्चे को धर्म अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। वो किसी भी विशेष जाति या धर्म में ना गिनकर उसे एक बड़े स्तर पर काम में ला सके। इस तरह का विकास सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और बच्चे को विकसित होने के लिए ये निम्नलिखित अधिकार निश्चित रूप से प्रदान किए जाने चाहिए। अगली हम बात करते हैं सहभागिता के अधिकार की। सहभागिता के अधिकार में सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी मामले में बच्चों से उनकी राय जानना बहुत आवश्यक है। इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे को पेरेंट्स चुनने की भी अधिकार होते हैं। अपने स्वयं के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में बात कहने का अधिकार। यदि किसी बात से बच्चा परेशान है और उसका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है तो उसे अपनी बात न्यायालय में कहनी चाहिए और सबको उसकी बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत आवश्यक है। अगला है संघों में शामिल होने का अधिकार। संघों में शामिल होने के अधिकार से तात्पर्य ये है कि बच्चा शांत रूप से अपने विचार किसी एक संघ में अगर जोड़ना चाहता है या उस संघ में जुड़ना चाहता है तो उसे इस बात की स्वतंत्रता है, वो किसी भी संघ को किसी भी समय ज्वाइन कर सकता है। और अंतिम होता है उम्र और परिपक्वता के अनुसार शांति से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता का अधिकार। एक बच्चे को अपनी बात कहने के लिए अपने हम उम्र साथियों की जरूरत होती है और अगर वो इतना परिपक्व है कि उसकी बात सुनी जाए तो उसे शांतिपूर्वक रूप से अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा होने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि कुछ बच्चे एक समूह में इकट्ठे हो जाएं और अपनी गतिविधि के हिसाब से समाज में भाग लें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि एक बच्चे को समाज में उतना ही दर्जा मिलना चाहिए जितना कि एक सामान्य आदमी को। अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी अधिकार की, जो कि है सुरक्षा का अधिकार। बच्चों को
शारीरिक और मानसिक रूप से चोट और दुराचार से बचाने का अधिकार। ये हम सबका कर्तव्य है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी ना हो। राज्य सरकार को अनुबंधित किया गया है कि बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से बचाएं। अगला अधिकार आता है दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से बचाने का अधिकार। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार ना होने दें, किसी भी प्रकार की उपेक्षा ना होने दें और उसे शोषण से बचाएं। इसी प्रकार अगला है शरणार्थी बच्चों की विशेष देखभाल। इसके अंतर्गत जो बच्चे हमारे देश में कहीं और से आए हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उनके लिए शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगला है रोजगार में बच्चों के लिए सुरक्षा। हम देखते हैं कि प्रायः बच्चे जहाँ काम करते हैं वो बहुत असुरक्षित होते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है, हम सबकी है। इसलिए बच्चों को सुरक्षा का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। अंतिम, शोषण या दुर्व्यवहार का सामना कर चुके बच्चों का संरक्षण एवं पुनर्वास। ये हमने देखा है कई बार कि जब किसी बच्चे के साथ शोषण हो जाता है या कोई दुर्व्यवहार हो जाता है तो उसके व्यवहार में अवांछनीय परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए इन प्रकार के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे बच्चों का संरक्षण किया जाता है और उन्हें दोबारा समाज में उठने के लिए एक मानसिक सांत्वना प्रदान की जाती है। उस विकास में हम ये ध्यान रखें कि इन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि दोबारा उनके पास ना तो ऐसा कोई दुर्व्यवहार हो, ना उनके साथ किसी प्रकार का कोई शोषण हो। ये सारे अधिकार यूएनसीआरसी ने बच्चों को विशेष रूप से इसलिए भी प्रदान किए हैं ताकि राज्य सरकार इन बात को ध्यान में रखे और इन अधिकारों की पूर्ति सही से हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात पर भी ध्यान दें। यूएनसीआरसी के अतिरिक्त भारत के संविधान द्वारा भी बच्चों के अधिकार व्यक्त किए गए हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 के बारे में। इसके अनुसार बच्चे को किसी भी जोखिम कार्य में लगाना या किसी फैक्ट्री में काम कराना अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें बच्चे की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और यदि कोई व्यक्ति ऐसे कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो उस पर जुर्माना और सजा का प्रावधान दोनों ही लागू होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किशोर न्याय अधिनियम सन 2000 की। इसके अनुसार बच्चों से भीख मंगवाना, बच्चों से ट्रैफिक रुकवाना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है और कई बार तो व्यक्ति की जमानत भी नहीं होती है। इसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार सन 2002 और 68वें संशोधन के अनुसार बच्चे को शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है और बच्चे को यह शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए बच्चे से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सबसे ज्यादा लाइमलाइट में तब आया जब हर एक बच्चे को यह अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम सन 2006। प्रायः ऐसा सुनने में आता है कि छोटे छोटे बच्चों की शादी की जाती है, उन पर जिम्मेदारी लाद दी जाती है। इस कानून को बनाने का सबसे पहला मकसद यही है कि बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, बच्चे विकसित हों, उसके बाद ही उन्हें शादी करने का मौका दिया जाए। इसीलिए बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया। इसमें बाल विवाह करने वाले के पेरेंट्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जाती है। इसके बाद बाल यौन उत्पीड़न अधिनियम 2012, जिसे पॉक्सो भी कहा जाता है। पॉक्सो के अनुसार किसी भी बच्चे पर कोई दुर्व्यवहार, कोई दुराचार की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज की भी होती है। इसमें एक बिल पास किया गया और इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। भारत में कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी रूप में यौन शोषण का शिकार हो ही जाता है। इसलिए ये नियम पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू किया गया है। पोर्नोग्राफी के संबंध में ये कानून बच्चों के समान पोर्नोग्राफी सामग्री सम्मिलित करने वाले लोगों के खिलाफ भी अपराध मानता है। ये अधिनियम बाल दुर्व्यवहार को दंडनीय मानता है और इन सब पर विशेष कार्रवाई करता है। अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों के बारे में एक बात कही जाती है, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वे नन्हे फूल हैं जो भगवान को भी लगते प्यारे। इन लाइनों को ध्यान में रखना चाहिए और हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा परम कर्तव्य है कि हम बच्चों का बचपन ना छीने, न इसकी कोशिश करें, उनके अधिकारों का सम्मान करें ताकि देश के भविष्य को उज्जवल किया जा सके। आशा है ये सत्र आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
हमारा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।